Hello and good morning everyone. I welcome you all at Who's News Analysis. Today is 18th September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज न्यू पार्लियामेंट टू होस्ट सेशन फ्रॉम टुमारो. अब आप सभी को पता है कि आज क्या है, 18 सितंबर है, ठीक है. और 18 सितंबर से आपका 12 सितंबर तक क्या चल रहा है, एक न्यू पार्लियामेंट सेशन यहाँ पर मतलब स्पेशल सेशन बुलाया गया है हमारी पार्लियामेंट का. इसी के चलते देखिए अब ये कहा जा रहा है कि हमारा जो हमारा ये सेशन चल रहा था वो कहाँ चल रहा था, हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में. कहाँ चल रहा था, आपका ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में चल रहा था. हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो चुका है बट अभी हमने वहां पर क्या हुआ, शिफ्ट नहीं किया है. अब ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट डे में हमारा क्या होगा, जो भी पूरा सेशन होगा कहाँ पर होगा, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में होगा. उसके बाद 19 सितंबर मतलब कि कल हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, हमारा जो मतलब सेकेंड डे होगा हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा. मतलब कि हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में 19 सितंबर को मूव करेंगे. सो यू कैन सी हियर on the first day the session will be held in the old parliament house. The next day September 19 there will be a photo session which usually are reserved for the end of the Lok Sabha's tenure. तो यहाँ पर फिर फोटो सेशन वगैरह ये सारी चीजें होंगी और उसके बाद जो यहाँ का सेंट्रल हाउस है वहां पर फंक्शन के मतलब हमारी जो न्यू बिल्डिंग है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, वहां पर शिफ्ट करेंगे. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब देखिए यहाँ से हमारे लिए फिर से निकल करके आ जाता है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. तो आप सभी को ये याद रखना है, ये है हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. तो आपको ये याद रखना है. हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है. तो इसका जो टोटल एरिया है, इसका शेप कैसा है, पहले तो आपको ये याद रखना है. हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका शेप कैसा था, सर्कुलर फॉर्म में था, आप लोगों को याद होगा. तो और ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका शेप हमारा कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है. आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगुलर शेप में है आपका. ओके, इसका टोटल एरिया कितना है, 64,500 स्क्वायर किलोमीटर है. इसमें मेन स्पेसेस की बात करें, क्या क्या आपका राज्यसभा है, लोकसभा है और सेंट्रल लॉन्च है. थीम क्या क्या है, थीम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. जो हमारी लोकसभा है ना, तो लोकसभा का अगर हम थीम देखें तो नेशनल बर्ड जो हमारी पिकॉक है, नेशनल बर्ड पिकॉक का थीम यहाँ पर रखा गया है. राज्यसभा की बात करते हैं तो आपका जो राज्यसभा हो जाता है वहां पर जो हमारा नेशनल फ्लावर है उसका थीम रखा गया है लोटस. और सेंट्रल लॉन्च की बात करें तो हमारा नेशनल ट्री जो बनियान है उसका यहाँ पर थीम रखा गया है. ओके, और हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट की हमारी जो बिल्डिंग है उसका जो क्राउन है तो हमारा नेशनल एम्बलम वहां पर स्थापित किया गया है. लोकसभा की जो कैपेसिटी है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हमारी कैपेसिटी थी, सिटिंग कैपेसिटी, वो बहुत ज्यादा कम थी. अब इसको इनहेंस किया गया है, इसको बढ़ाया गया है. लोकसभा में अगर हम देखें तो करेंटली अभी 552 पीपल मतलब की चैम्बर्स का यहाँ पर है, लेकिन सीट्स यहाँ पर कितनी है, 888 कर दिया गया है कि आगे मतलब क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, जो आपके मेंबर्स हैं उनका नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो इसके चलते यहाँ पर फिर जो सिटिंग कैपेसिटी है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में इतनी ज्यादा नहीं थी. तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी, उसको भी इंक्रीज किया गया है. राज्यसभा की बात करें तो 384 सीट्स है. और जो हमारा लोकसभा का हॉल है मतलब कि जो पूरा हॉल है वहां पर हम 1272 सीट्स है, मतलब कि एक साथ 1200 लोग वहां पर क्या हो सकते हैं, आपके एक साथ बैठ सकते हैं. तो देखिए ज्वाइंट सेशन के लिए कोई भी एक ज्वाइंट हाउस यहाँ पर मतलब कि हॉल नहीं है. लोकसभा हॉल को ही यहाँ पर इतना बड़ा बनाया गया है कि वो वहां पर 1200 से ज्यादा लोग क्या हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा व्हाट इज दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. मूव करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल तरफ, बट उससे पहले मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन. कल का क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई थी एंड आपको ये बताना था वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हार्बिवोरस. देखिए आपकी जो स्टार्टिंग के 3 स्टेटमेंट्स हैं, some species of turtle are herbivorous, some species of fish are herbivorous, some species of marine mammals are herbivorous. इसका मतलब ये है कि हम अभी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं 3 आर्टिकल में, सेंटेंस में, टर्टल की,
फिश की और कुछ मैराइन एनिमल्स की। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ स्पीशीज की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो सारी की सारी स्पीशीज होती है टर्टल की, फिश की या मैराइन मैमल्स की, वो यहाँ पर कार्निवोरस होती हैं या फिर हार्बीवोरस होती हैं। हम कुछ स्पीशीज की बात करें कि टर्टल में कुछ स्पीशीज कैसी होती हैं, हार्बीवोरस होती हैं। कुछ जो फिश की स्पीशीज होती हैं हार्बीवोरस होती है। हार्बीवोरस का मतलब यहाँ पर होता है कि वो एनिमल जो यहाँ पर किसको खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं, यहाँ पे ओनली ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपको समझ में आया होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, लास्ट वाली हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। अब विविपेरस का मतलब क्या होता है, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा। विविपेरस का मतलब ये होता है कि अगर हम देखें कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो अपने अंडे देती हैं। क्या करती हैं, वो अंडे देती हैं, उसके बाद उन अंडों से क्या होता है, एग देती हैं और उन अंडों से बच्चा निकलता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पीशीज, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने जैसे ही, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, विविपेरस की बात कर रहे हैं। तो वो एनिमल या फिर वो स्पीशीज ऑफ स्नेक और वो एनिमल जो यहाँ पर अपने जैसे ही किसी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम विविपेरस कहते हैं। तो इसमें ये कहा गया है इस स्टेटमेंट कि सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। तो कुछ स्नेक्स, आप लोगों ने ये देखा होगा, ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वहां पर वो अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। बट ये भी कहा जा रहा है कि कुछ स्पीशीज स्नेक्स की ऐसी होती हैं जो विविपेरस होती हैं, मतलब कि वो अंडे नहीं देती हैं, वो डायरेक्टली क्या करती हैं, अपने यंग वन को यहाँ पर जन्म देती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, सो मेक श्योर सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चाहे आपने कल इस क्वेश्चन का आंसर किया हो या ना किया हो, आप लोग फिर से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। ओके, तो देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, यस सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हार्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हार्बीवोरस, ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं मैरिन मैमल्स की, तो दे आर ऑल्सो सम ऑफ दी मैरिन एमल्स आर हार्बीवोरस, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। एंड इवन द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका जो ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 चारों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि हम हार्बीवोरस टर्टल्स की बात कर लेते हैं पहले। तो आपके जो ग्रीन सी टर्टल होते हैं, गालापैगोस टॉर्टोइज होते हैं, इंडियन फ्लैगशिप टर्टल, दे आर हार्बीवोरस इन नेचर। ओके, दे मेनली ईट लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, ये सारी चीजें, मतलब जो प्लांट मटेरियल्स होते हैं उनको ये फीड करते हैं। फिश की बात कर लेते हैं, तो हार्बीवोरस फिश में कौन कौन से फिश इंक्लूड होती है, तो यहाँ पे टैंक्स, शुग्रोन फिश एंड रैबिट फिश। तो ये जो फिश, 3 फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी हार्बीवोरस हैं। हम मैराइन मैमल्स की बात कर लेते हैं, तो मैराइन मैमल्स में आपको डुगोंग है ना, मैंटी, ये कुछ आपके एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर हार्बीवोरस इन द नेचर है। हम स्नेक्स की बात कर लेते हैं, तो अगर देखिए, सो विविपेरिटी इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी इन विच द यंग आर बोर्न अलाइव एंड फुली फॉर्म। तो विविपेरिटी एक एक्टिविटी होती है, पैरिटी, जिसमें जो एनिमल होता है वो अपने जैसे ही अलाइव और फुली फॉर्म बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैचिंग एग्स। तो यहाँ पर हम स्नेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो ओविपेरस इन नेचर होते हैं, बट कुछ यहाँ पर विविपोरस भी होते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं ग्रीन एनाकोंडा का, है ना, ग्रीन एनाकोंडा और बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ये 2 स्नेक्स की स्पीशीज ऐसी हैं जो यहाँ पर कैसी है नेचर में, इन अ विविपेरस। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। यहाँ पर हमारा कौन सा आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमारी चॉइस से, मतलब कि हमारी चॉइस से यहाँ पे किसी भी पर्सन को पसंद करने का और उससे शादी करने का यहाँ पर सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। सो आपके पास ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 21। हिंदी में आप एक बार और समझ लीजिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा प्रदान करता है। मतलब कि हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद रक्षा प्रोवाइड करता है, हमारी रक्षा करता है कि हम
किसी भी अपने पसंदीदा व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मानव अधिकार है। ठीक है, सो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नाउ मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिसीज। यहाँ पर क्या होती है, कुछ आपकी प्लांट डिसीज होती है, मतलब कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको डिसीज होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो प्लांट डिसीज को स्प्रेड करने में, फैलाने में कौन यहाँ पर हेल्प करता है? बर्ड्स हेल्प करती हैं क्या? डस्ट ब्लोइंग, यहाँ पर जो आपकी धूल उड़ती है वो हेल्प करती है? बारिश हेल्प करती है? या फिर जो विंड ब्लोइंग, आपकी जो हवा बह रही है यहाँ पर, वो हेल्प करती है? ओके, हिंदी में आप एक बार इसको देख लीजिए, निम्नलिखित पर विचार करें। पक्षी, धूल उड़ने वाली, बारिश, हवा बहने वाली, उपरोक्त में से कौन सा फैलता है पौधों की बीमारी, मतलब सॉरी ये सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया है। तो पौधों की बीमारियां यहाँ पर में से इन चार ऑप्शन में से कौन फैलाने में हेल्प करता है? ठीक है, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो देखिए, इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है। देखिए, ये आर्टिकल आप लोगों को इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि मेनली इसमें जो पॉलिटिक्स है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, इंडिया इज अ पावरफुल मूवमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी। अब देखिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? इंडिया के हेल्थ केयर जर्नी की। हम 1947 के बाद से देखते हैं तो हमने हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्या किया है, आपका डेवलपमेंट किया है। हमारी जो इवन हर सेक्टर में हमने कहीं ना कहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने क्या किया है, आपका बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। अगर आप देखेंगे इन द लास्ट फ्यू ईयर इंडिया हैज स्टेडली बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर वेरियस क्रिटिकल इश्यूज। अगर आप कुछ लास्ट ईयर से देखेंगे तो इंडिया बहुत सारी जो क्रिटिकल इश्यूज है उसका एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बना है। जैसे कि आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस रेस, इंडिया एट द फोरफ्रंट एंड इवन लीडिंग द चेंज। इंडिया सबके सामने है और चेंज को वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। हम यहाँ पर मून तक पहुंच चुके हैं। हमारी जो G20 की प्रेसिडेंसी रही वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है ना। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट को, उसको हम फॉस्टर करने में हमारा बहुत बड़ा इंडिया का हाथ रहा है। उसी के चलते अब हम बात करते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की। अब आप सभी को पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो हेल्थ सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या किया है, आपका इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आप हमारी जर्नी देखते हैं, जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी पहले कितनी थी, 55 ईयर्स थी। पहले 55 ईयर्स थी, अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर कितनी हो चुकी है, यहाँ पर 70 ईयर्स हो चुकी है। इसका मतलब हमने 30% यहाँ पर क्या किया है, इंक्रीज किया है। इट मीन्स पहले के लोग क्या थे, सिर्फ 55 साल तक जीते थे। ऐसा था कि मतलब उनकी जो ज़्यादातर जो एज होती थी वो 55 ईयर्स थी। लेकिन हमने इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट कर लिया है कि अब जो हमारी लाइफ है, हमारे पास मेडिसिन हैं, सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल एक अच्छी है, जिसके कारण अब वो 55 ईयर्स से बढ़कर कितनी हो चुकी है, आपकी 70 ईयर्स हो चुकी है। इंडिया की अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, इनक्रेडिबल क्लिनिक टैलेंट है हमारे पास, डिलीवर द बेस्ट क्लिनिकल सर्विस। अगर हम बात करते हैं, इंडिया यहाँ पर बेस्ट क्लास क्लिनिकल सर्विस को डिलीवर करता है। इंडिया की अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें, सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एवन कंट्री को यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग यहाँ पे बनाया। जो हमारी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, आपकी फास्टली ग्रो कर रही है। इवन जो फॉरेन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं यहाँ इंडिया में क्या करवाने, कार्डियोलॉजी, आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है कार्डियोलॉजी के लिए और ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं। अगर हम मेडिकल वैल्यू ट्रीटमेंट हब की बात करते हैं तो इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रोबोटिक सर्जरी, इसमें यहाँ पर हमने क्या किया है, इंडिया बहुत ही अच्छा सामने निकल कर आया है। ओके, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट की बात करते हैं, हमने प्रोटोन बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर लेकर आए हैं, जिससे हम कैंसर को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड क्लास मेडिकल एक्सपर्टीज है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब देखिए यहाँ पर आपकी दो चीजें आ जाती हैं। अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट से रिलेटेड आपकी दो चीजें आती हैं। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, आप सभी को पता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हमने बात करी थी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है कि
देखिए कुछ खर्चा तो यहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिनका इलाज बहुत ज़्यादा, जिनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो उस केस पे हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इन द हेल्थ सेक्टर वो क्या है आपका, बहुत ज़्यादा है। अब जो लोग फॉरेन से आते हैं, दूसरी कंट्री से यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट, उनके लिए तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही क्योंकि कम हो जाता है ना, उनके लिए क्या बनता है, ट्रीटमेंट यहाँ पर कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू इंडिया, तो उनके लिए तो ये सही हो जाता है। बट इंडियन पीपल के लिए ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इवन जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसके लिए कहा जा रहा है कि देखिए अभी हमने बहुत अच्छा क्या किया है, इमर्ज होकर डेवलपमेंट किया है मेडिकल साइंस में, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं, हमने मेडिकल साइंस में जहाँ पर डेवलपमेंट की उसी के साथ साथ हमारे वर्ल्ड में मतलब इंडिया में और भी प्रॉब्लम, जैसे कि हाइपरटेंशन की आप बात करते हैं, हमारा जो डायबिटीज़ कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है, हाइपरटेंशन इंक्रीज हो रहा है, आपकी हार्ट अटैक के जो केसेस है, कैंसर है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, डिप्रेशन, ये सारी जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, नियरली आप देखेंगे $4 ट्रिलियन बाय 2030, ये कहा जा रहा है कि जो एनसीडी डिसीज है उसका बर्डन यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, $4 ट्रिलियन बाय 2030 बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको अगर एज टैक्स में क्रिएट करना है तो हमें एक साथ यहाँ पर आना होगा और इस जो अर्जेंसी को यहाँ पर प्रिवेंट करना होगा। ओके, सो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब दूसरी चीज में ये कही जा रही है कि हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पोटेंशियल यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली चीज हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें पीपीई मॉडल जो आपका पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, पीपीपी मॉडल, इसको अपनाना होगा। हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को यहाँ पर उन दोनों का कोलैबोरेशन की यहाँ पर जरूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्रूशियल विजन है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एमवीटी अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। इंडिया क्या बन सकता है, इसका फोरफ्रंट बन सकता है। ये क्या प्रोसेस कर सकता है, इससे हमारा जो साइंटिस्ट का टैलेंटेड डेटा है उसको हम उसका एक वास्ट पूल बना सकते हैं। हम इंजीनियर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो भी यहाँ पे एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशन है उसको लेकर आ सकते हैं। हम एआई पावर्ड जो भी टूल्स हैं हमारे, है ना, टूल्स जितने भी आपके हैं उनका जो हम कह सकते हैं उनका जो एक्शन है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी को इन्हेंस कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं कि हम जल्द से जल्द क्या कर सकें, कोई भी बीमारी है, कोई भी डिसीज उसको डायग्नोस्ट कर पाए, हम फास्टर ट्रीटमेंट और डिसीजन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर जो डिसीज का आउटब्रेक है उसको भी प्रेडिक्ट कर सकता है ना। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या कर सकते हैं, इंक्लूजन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो एकेडमी है और इंडस्ट्री में अगर कोलैबोरेशन होता है तो रिसर्च में हम ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा हमारा क्या होगा, हेल्थ सेक्टर में उतना ज़्यादा इन्हेंसमेंट होगा। सो इन द लास्ट आप देखेंगे, इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज कम्युनिटी हेल्थ, फॉस्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इन्वेस्ट इन इनोवेशन एंड रिसर्च with concerted efforts and are committed to excellence. A healthier and more prosperous इंडिया कैन बी बिल्ड फॉर जनरेशन टू कम। तो यहाँ पर हमें पब्लिक प्राइवेट जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ है उसे प्रायोरिटाइज करना होगा। ओके, तो किसे प्रायोरिटाइज करना है, हमारी कम्युनिटी हेल्थ को। हम जो वन हेल्थ वन नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी क्या है, जरूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनोवेशन और हमारी रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ओके, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कहाँ इनोवेशन एंड रिसर्च पर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कमिटमेंट है उसमें एक्सेलेंस, महारत हासिल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। मूव करते हैं नेक्स्ट वन, सैंक्शंस फॉर चेंजेस। अब देखिए, आप सभी को पता होगा लास्ट ईयर माशा अमीनी, आपने इस लड़की के बारे में सुना होगा, ईरान में इन्होंने क्या किया था, 22 ईयर की क्या थी, एक लड़की थी, गर्ल थी। तो ईरान में उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था हिजाब को लेकर। अब उसी के चलते यहाँ पे पुलिस कस्टडी में होती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो आज उनकी डेथ को क्या हो चुका है, 1 साल हो चुका है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है। इसी के चलते जो ये कहा जा रहा है कि यूएस ने अभी क्या किया है,
ईरान की जो पीपल की लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए अभी वहां पर फिर से सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब पहले आप ईरान की पोजीशन देखिए, लोकेशन देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये है आपका ईरान, ओके। इसके साइड में आपका तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, फिर अफगानिस्तान है यहाँ पर, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक, ओवे, कुवैत है आपका यहाँ पर, ओमान, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया। यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने को मिलता है साइड में, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पर आपका पर्शियन गल्फ है। तो ये है हमारा पूरा ईरान, ओके। ईरान की लोकेशन क्लियर हुई। अब देखिए ईरान की अगर हम बात करते हैं तो यूएस क्या करता है, ईरान पर सैंक्शंस लगाता है। ईरान पर सैंक्शंस क्यों लगाता है, आप सभी को पता है। ईरान कैसा है, एक आपका शिया डोमिनेटेड यहाँ पर कंट्री है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि मुस्लिम में 2 सेक्ट्स होते हैं, एक शिया और दूसरे सुन्नी। तो ईरान में कौन है आपके, शिया। अब सऊदी ईरान के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं किसके साथ होते हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ। और सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशन किसके साथ अच्छे हैं, आपके यूएसए के साथ अच्छे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप क्या करिए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाइए। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाना मतलब कि आप कोई न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसी के चलते ईरान के ऊपर क्या लगा, आपका सैंक्शंस यहाँ पर लगाया जाता है। सैंक्शंस का मतलब होता है कि कोई दूसरी कंट्री अब ईरान के साथ यहाँ पर मिली ट्रेड नहीं करेगी। क्या करेगी, ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो यूएसए का क्या होगा, उस कंट्री के साथ जो उसका ट्रेड है, जो भी रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन है, वो कट कर दिए जाएंगे। और आप सभी को पता है अगर ऐसा होता है तो उस कंट्री को जो इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अभी ईरान ने फिर से इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं किसके द्वारा, आपके यूएसए के द्वारा। तो यहाँ पर उनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में देखिए, विच इज स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक मूव्स ड्यू टू क्रिपलिंग अमेरिकन सैंक्शंस हैज विटनेस अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट एंड डिमांड फॉर रिफॉर्म एंड एट अ टाइम रिजीम चेंजेस। तो यहाँ पर कस्टोडियल डेथ हो जाती है, तो पूरा उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, पूरी उनकी हिस्ट्री है। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि यूएस की अगर हम पॉलिसी देखें ईरान की तरफ तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम दिखाई देती। क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट है व्हाइल द सैंक्शंस हैव हिट द इरानियन इकोनॉमी हार्ड, इन्फ्लेटिंग रिसेंटमेंट, they have done little in changing the behavior of the regime। यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं लेकिन उनका जो रिजीम का बिहेवियर उसमें कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलता। एक तरीके से ईरान को आप क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। और ईरान को अगर आप आइसोलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज आप कह सकते हैं, यहाँ पर रशिया और चाइना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है यूएसए के दुश्मन एक तरीके से इनके बीच में दुश्मन तो नहीं कह सकते बट इनके बीच में बनती नहीं, आप सभी को पता है। ठीक है, सो ईरान यहाँ पर आइसोलेट हो रहा है तो ईरान अब किसकी तरफ खिंचाव हो रहा है उसका, रशिया और चाइना की तरफ। तो ये एक तरीके से किसके लिए इशू बन रहा है, इंडिया के लिए भी इशू बन रहा है ना। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें आप तो इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे थे। हम यहाँ पर ईरान के साथ अभी भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने से क्या होता है, इंडिया ने ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। ओके, सेकेंड बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट, वॉशिंगटन हैज चोजन टू एंगेज विद मुल्लास इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रेथोरिक ओवर ह्यूमन राइट्स। अब आप सभी को पता है कि जो मुल्लास होते हैं तो ह्यूमन राइट्स का ही बहुत ज्यादा वॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पर स्टिल यहाँ पर क्या होता है कि जो वॉशिंगटन मतलब कि आपका यूएसए है वो यहाँ पे किसके साथ एंगेज होता है, आपका मुल्लास के साथ यहाँ पर एंगेज होता है। तो ये सारी चीजें इसमें कही जा रही हैं। सो लास्ट में आप देखेंगे तो द प्रोटेस्टर मे हैव नॉट अटेंडेड अ क्रिटिकल मास फॉर नाउ बट इट मे नॉट रिमेन सो फॉरएवर इन द कंट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ रेडिकल रिवोल्यूशन इन if the underlying problem of economic crisis, regime rigidity and lack of reform are not addressed। तो यहाँ पर सैंक्शंस लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर रीजली मतलब कि सीरियसली जेन्युइनली वहां पर अगर चेंजेस चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, प्रॉब्लम है इकोनॉमिक क्राइसिस में, उससे डील करना होगा। जो वहां के रिजीम की रिजिडिटी है उससे हमें डील करना होगा। और जो भी यहाँ पर लैक ऑफ रिफॉर्म है, अगर जब तक हम इन चीजों को एड्रेस नहीं करते तो वहां पर कोई भी चेंजेस ईरान में नहीं हो सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है असेसिंग आउटकम ऑफ G20 समिट। अब यहाँ पर G20 समिट के क्या क्या आउटकम्स है उसके बारे में आप लोगों को बताएगा। ठीक है, तो हम एक बार देखिए, इस आर्टिकल को हम कई बार पढ़ चुके हैं। क्या क्या आउटकम है आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पहले बताएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए कि G20 की समिट से आप लोगों को यहाँ पर अब तक हमने जो भी पढ़ा है क्या क्या समझ में आया, क्या क्या आउटकम निकल कर आए। सबसे पहले बात आती है तो जो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन है उसका साइन होना, क्योंकि
जितने भी यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग पार्टी हैं वो G20 में आपको देखने को मिलती हैं, और उन सभी को एक टेबल पर लेकर आना ये सबसे बड़ा क्या था, हमारे लिए चैलेंज था। तो दिल्ली डिक्लेरेशन का मतलब कि साइन होना, सभी के यहाँ पे कंसेंसस होना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रही। तो पहला आउटकम तो हमारा ये हुआ। सेकेंड, हम किसकी बात करते हैं कि यहाँ पर इंक्लूजन हुआ, किसका, आपका इंक्लूजन होता है अफ्रीकन यूनियन का। हमारा जो G20 का एम्बिट है उसे यहाँ पे बढ़ाया गया। तो सेकंड हमारे लिए आउटकम ये निकल कर आता है कि अफ्रीकन यूनियन का क्या होता है, यहाँ पर आपका इंक्लूजन होता है। थर्ड हम बात करते हैं, ये पूरा आपका इसी आर्टिकल में लिखा गया है, ओके, मैं कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इंडिया क्या बना, यहाँ पे ग्लोबल साउथ की वॉइस बनकर सामने निकल कर आया। फोर्थ अगर आप देखेंगे तो फोर्थ हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी, एक थी आपकी रशियन लाइन, कौन थी, एक रशियन लाइन थी, और दूसरी यहाँ पर आ जाती है आपकी G7 लाइन। तो इन्हें एक लाइन पर लेकर आना, एक टेबल पर लेकर आना, कंसेंसस बैठाना, ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो इसको हमने यहाँ पर क्या किया है ना, देखा, और हमने इसमें क्या करी, महारत भी हासिल करी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आउटकम रहा। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, क्लाइमेट चेंज। तो हमने क्लाइमेट चेंज में क्या क्या एक्शन लिए, तो सबसे बड़ा आप सभी को पता है कि आपका जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसको यहाँ पर साइन करवाया गया, ओके। सो आपका नेक्स्ट क्या हो जाता है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। यहाँ पर हमारा एक कॉरिडोर भी यहाँ पे अनाउंस किया गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा कॉरिडोर है वो, ठीक है, जहाँ पर हम कॉरिडोर, जो गल्फ कंट्रीज है और आपकी यूरोपियन कंट्रीज, यूनियन है आपकी गल्फ कंट्रीज, और यहाँ पर इंडिया, इसको हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं थ्रू रेल और सी रूट। तो ये आपका यहाँ पर है। तो ये कुछ हमारे क्या निकल, जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, टैक्सेशन की बात करी, हम हमारे जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड है, टैक्सेशन है, हम जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट, इन सारी चीज़ों की हमने यहाँ पर बात की। तो ये क्या निकल कर आया है, हमारा G20 का आउटकम निकल कर आया है, ओके। सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा, आप लोगों को इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, आप एक नोट बना सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ G20। आप लोग खुद से यहाँ पर लिखिए कि G20 के यहाँ पर क्या क्या आउटकम निकल कर आए हैं अपने यहाँ पर असेसमेंट से, ओके। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट चीता अ ईयर ऑन। अगर हम प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं तो इसको आपको 1 साल हो चुका है, ठीक है। 17 सितंबर को यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट बैच ऑफ 8 चीताज को इंडिया में लेकर आया गया था। कहाँ से, पहले साउथ अफ्रीका से, सॉरी नामीबिया से, उसके बाद आपके साउथ अफ्रीका से यहाँ पर चीता आते हैं। अगर हम चीता की बात करें, जब से ये चीता आए हैं उसमें से अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 6 एडल्ट चीतास की और 3 जो हमारे बच्चे थे, चीता के कब थे, उनकी डेथ हो चुकी है। डेथ का मेन रीजन क्या बताया गया, डेथ का मेन रीजन ये बताया गया कि कुछ कह रहे थे कि उनको जो रेडियो कॉलर था, तो ये एक रीजन नहीं था। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा था कि इंडिया में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि अफ्रीकन चीता के लिए ये कहा जा रहा है कि वो पैरासाइट, मतलब एक तरीके से जो भी पैरासाइट से इंसेक्ट्स हैं वो सस्पेक्टेबल है कि वो अफ्रीकन चीता को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। तो पहली चीज ये। दूसरा, यहाँ पर जो आपके बच्चों की, चीता के बच्चों की डेथ हुई है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा, हम कह रहे थे कूनो नेशनल पार्क में हम ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हीट यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी हाई थी, इंटेंसिव थी, जिसके कारण यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। कुछ यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सिकनेस की वजह से यहाँ पर मेटिंग में जो रश था, चीता की जो कैप्टिविटी थी, रेटिंग में जो उनकी जो मेटिंग होती है उसमें रश था, स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, और जिसके कारण इन्फेक्शन फैलता है और यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए। इवन लास्ट पेज में एक और आर्टिकल है, तो अब चीता का यहाँ पे पूरा मतलब ट्रीटमेंट किया गया है, सारी चीजें, उनका मेडिकल चेकअप किया है, उसके बाद फिर से उनको फ्रीली मूव करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है विद द रेडियो कॉलर ऑन। रेडियो कॉलर उनके कॉलर में अभी भी लगा है, जिससे हम क्या कर सके, उनका जो मूवमेंट है उसको हम एड्रेस कर सके, है ना, मॉनिटर कर सके। सो इन टोटल 20 adult African cheetah have been imported so far. The first batch of 8 cheetah arrived on September 17, 2022, and another batch 12 cheetah from South Africa arrived on February 18, 2023. So far अगर हम देखें तो ओनली 12 आउट ऑफ 12 चीता वर एवर रिलीज इनटू द वाइल्ड। तो इसमें यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में इन्हें क्या किया था, आपका छोड़ा गया था, ओके। बट विदाउट प्रॉपर एडिक्वेट हैबिटेट देयर इज नो पॉइंट इन इम्पोर्टिंग मोर चीता, क्रिएटिंग मोर ग्लोरीफाइड सफारी पार्क वॉन्ट सॉल्व द इशू। अब ये कहा जा रहा है जैसे कि चीता के यहाँ पे डेथ हो रही है, तो क्या हमें और चीता को लेकर आना होगा? तो देखिए, ये कोई
अच्छी बात नहीं है ना। ये प्रॉपर और एडिक्वेट, पहले हमें उनके लिए प्रॉपर और एडिक्वेट हैबिटाट का इंतजाम करना होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा, चीता को लेकर आना होगा। क्योंकि अगर हम लेकर ऐसे ही लेकर आ जाएंगे तो इसी तरीके से क्या होती रहेगी, उनकी डेथ होती रहेगी और कोई भी उस चीज का क्या होगा, आपका पॉइंट नहीं बनेगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, कमिटेड टू हेल्पिंग आर्टिसंस सेज पीएम अनवील 13,000 करोड़ स्कीम। ठीक है, तो 13,000 करोड़ रुपीस की आपकी एक स्कीम आई है। उस स्कीम का नाम क्या है आपका, पीएम विश्वकर्मा स्कीम योजना, मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके अंडर आपके जो लोकल आर्टिशंस हैं, है ना, उनको क्या दिया जाएगा, मतलब कि आप लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो क्या कर सकें, और ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ सकें। तो स्कीम क्या है आपकी, द विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा स्कीम मतलब कि आपके जो लोकल आर्टिशंस हैं, है ना, यहाँ पर छोटे मोटे यहाँ पे काम करते हैं, तो विश्वकर्मा इन एम टू इनहेंस द एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिशंस हैं, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, उनकी जो क्वालिटी है, उसको इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लेकर आएगा। सो ये स्कीम हमारी क्या ऑफर करती है, आपकी कोलेटरल फ्री इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट लोन ऑफ 1 लाख फर्स्ट ट्रेंच टू बी रैपिड इन 18 मंथ। तो स्टार्टिंग में उन्हें 1 लाख रुपीज का क्या दिया जाएगा, आपका लोन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 30 मंथ्स के लिए 2 लाख रुपीज का लोन दिया जाएगा इन 5%। जो इंटरेस्ट रेट होगा कितना होगा, 5% यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो यही मतलब कि मेनली इसमें किस पर एड्रेस किया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल। तो मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बनना चाहते हैं किसकी, लोकल्स की एक वॉइस बनना चाहते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या कर सकें, इनको और ज्यादा आगे लेकर आ सकें और उनको बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पर आपको एक माइस फैसिलिटी है, इसको भी याद रखना है। माइस क्या है, तो मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो किस तरीके से हम उनको, उनका जो प्रोजेक्ट है उसको आगे अब देखिए, मैंने मान लीजिए मैं किसी एरिया की कोई लोकल क्राफ्टमैन हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, लेकिन मैं उसे कैसे प्रमोट करूँ। तो ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट, आप कह सकते हैं कि यशोभा भूमि विल फाइंड इट्स प्लेस अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइस। मतलब मीटिंग होगी, इंसेंटिव्स होंगे, फिर कॉन्फ्रेंस होंगे, फिर एग्जीबिशन, ये फैसिलिटी आपकी होगी, जिसके थ्रू यहाँ पर जो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, हम ये एक्सपेक्ट करें कि लाखों यूथ के लिए यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आएगी। तो हम इस स्कीम के बारे में और चीजें देख लेते हैं। देखिए, तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के 73rd बर्थडे के ओकेशन में इसको अनाउंस किया गया था। ओके, ये आपका 13,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर स्कीम है, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे लोकल क्राफ्टमैन्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनको यहाँ पर हम प्रमोट करेंगे, उनकी एक तरीके से वॉइस बनेंगे। तो हमारा आप देख लें, नेम स्कीम का नाम क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना। कब लॉन्च हुआ आपका, 17 सितंबर को। इसमें हम लोन की बात कर रहे हैं तो 5% तक का इसमें क्या होगा, 2 फीसेस में आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये इसमें आपके जो आर्टिस्ट हैं और क्राफ्टमैन हैं वो बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, शांति निकेतन फाइंड्स इट्स प्लेस ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब आप सभी को पता है, यहाँ पर जो शांति निकेतन था, उनको यहाँ पर मतलब कि नाम रिकमेंड किया गया था कि उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। अब इसको ये प्लेस यहाँ पर मिल चुकी है। सो वेस्ट बंगाल से अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल से ये सेकेंड आपका क्या है, आप कह सकते हैं प्लेस है, जिसको चीज है जिसको आपको क्या मिला है, आपका यूनेस्को में आपका प्लेस मिला है। फर्स्ट कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट कौन सी चीज है जिसको यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर हम शांति निकेतन की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को क्या है, यूनेस्को है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये आपकी यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो क्या करती है कि आपका जो एजुकेशन है, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन है ना नेशंस में, तो उनको कैसे प्रमोट करना है उसमें यहाँ पर कॉपरेट करती है। शांति निकेतन की बात करते हैं तो शांति निकेतन एक रिनाउंड आपका कल्चरल और हेरिटेज प्लेस है। कहाँ लोकेटेड है आपका ये, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। इट होल्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज इट वाज द होम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या था, आपका घर था, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है। वेयर ही लिव्ड एंड कंपोज मैनी ऑफ हिज लिटरेरी वर्क इंक्लूडिंग सॉन्ग्स, पोएम एंड नोवेल्स। तो ये यहाँ पर रहे और उनके बहुत सारे जो लिटरेचर के वर्क थे, जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, पोएम्स हो गई, नोवेल्स हो गई,
इन्होंने यहाँ पर कंपोज किया। ये जो आश्रम था ओरिजिनली इनके जो आप कह सकते हैं फादर थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद where anyone irrespective of caste creed could come and spend time meditating on one supreme court। तो यहाँ पर ये था, ये आश्रम बनाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जहाँ पर कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो या फिर किसी भी क्रीड से हो, आप आकर क्या कर सकते थे, मेडिटेशन कर सकते थे और भगवान को याद कर सकते थे, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, शांति निकेतन की बात करते हैं। इसमें आपका इंटायर जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस है ना, और द कोर आश्रम एरिया और उत्तरायण कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें इसमें क्या होती है आपकी इंक्लूड होती हैं। सो आप ये देख सकते हैं, ये शांति निकेतन की आपकी छोटी से एक ग्लिम्स है जहां से आपको ये मिल सकता है। सो इसको अब हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया, आपका इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो न्यूज और आर्टिकल्स तो हमारी यहीं पे खत्म होती है। एक और चीज है आपके लिए, चीता प्रोजेक्ट ऑन द राइट पाथ ऑफ सक्सेस गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा चीता प्रोजेक्ट है अब वो एक राइट पाथ पर है, हम सक्सेस की तरफ अब क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है। सो 4 of 6 क्राइटेरिया एस्टैब्लिश फॉर असेसिंग द शॉर्ट टर्म सक्सेस ऑफ इंडिया चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम हैव ऑलरेडी बीन मेट। तो यहाँ पर जो 6 क्राइटेरिया थे, तो उन 6 क्राइटेरिया में से हम 4 क्राइटेरियाज को मेट कर चुके हैं, मतलब कि हमने उसमें महारत हासिल, मतलब कि एक्सीलेंस हमें मिला है, हमने उन चीज़ों को पूरा किया है। तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम था वो अब एक राइट पाथ की तरफ क्या हो रहा है, आगे मूव कर रहा है। तो ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये था, Which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry the person of one's choice? तो यहाँ पर इंडिया का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल हमें हमारे मतलब कि हमारा फंडामेंटल प्रोवाइड करता है, कि सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी पर्सन से यहाँ पे शादी कर सकते हैं इन आवर चॉइस, मतलब हमारी चॉइस का हो और हम उससे शादी कर सकते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन आप सभी को पता है, आर्टिकल 21, मतलब कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जिसमें आता है, तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है हादिया केस। ठीक है, आप लोगों को ये केस याद रखना है कि हादिया केस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस इज इंटरगल ऑफ आर्टिकल 21। तो आपका राइट टू मैरी किसी भी वंस चॉइस, आप किससे शादी करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हादिया केस में आपका बताया था। ठीक है, सो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को यहाँ प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपका राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस भी आ जाता है। ओके, सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, आर्टिकल 21। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे, कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। सो मेक श्योर कल का वीडियो देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।